नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट सितंबर मंथ 2023 की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। अब वो कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, इसके लिए आपको सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन को पढ़ना पड़ेगा। वहां पर साफ तरीके से निर्धारित है कि किस किस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। अगर हम इसे कानूनी रूप से ना देखें, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एक सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, 11 महीने से ज्यादा की कोई लीज डीड हो गई जिसे आप रेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये सभी कुछ ऐसे बेसिक दस्तावेज हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। अब दोस्तों, कई बार लोगों का कॉल आता है कि सर, हमने तो इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लिया है या फिर किसी संपत्ति को खरीद लिया है, और अगर इन दस्तावेजों को एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो हमारी तो कानूनी रूप से कोई भी वैल्यू नहीं होगी। जी नहीं दोस्तों, आज मैं आपको जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं, वहां पर आपको क्लियर होगा कि एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब आप अपने दस्तावेजों को एज एन एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट करा सकते हैं, भले वो आपके दस्तावेज रजिस्टर्ड ना हो। दोस्तों, इसके अलावा जो आज मैं आप लोगों के साथ जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं, इसी जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया है। वो जजमेंट भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सीधा हम जजमेंट के ऊपर नहीं बढ़ेंगे। पहले सेक्शन 17 आपको ऊपरी तरीके से समझाया जाएगा, फिर सेक्शन 49 आपको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद हम आपकी जजमेंट पर बढ़ेंगे। कारण इन्हीं दोनों प्रोविजन में बताया गया है कि आखिरकार रजिस्टर्ड दस्तावेज कौन कौन से हैं और आखिरकार अगर उन्हें रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। इसीलिए यह प्रोविजन आपको जानना अनिवार्य है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 17 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, यानी कि वो दस्तावेज जिनका रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो कुछ दस्तावेज है वो रजिस्टर्ड होने जरूरी है। देखिए, शैल भी आ गया, शैल भी मतलब उनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अब पहला पॉइंट कहता है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति को गिफ्ट करना, जिसे आप गिफ्ट डीड भी कहते हैं। बी है अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी कि वह दस्तावेज जो वसीयत नहीं है, यहां पर वसीयत नहीं आई है, वसीयत को छोड़कर बाकी दस्तावेज जो क्या कर रहे हैं, विच परपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन फ्यूचर और प्रेजेंट, यानी कि 100 या 100 रुपए से ऊपर की जो भी अचल संपत्ति है, अगर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसमें किसी और को राइट दिया जा रहा है, तो वो रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से होगा। इसका बी पॉइंट ये क्लियर करता है। ठीक इसी प्रकार से इसका डी पॉइंट देखिए, वैसे तो इसमें ई पॉइंट भी है, आगे भी है, पर हम इतना बड़ा पढ़ने बैठेंगे तो पूरी वीडियो निकल जाएगी। तो आज की वीडियो में डी पॉइंट रिलेट करता है। देखिएगा, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति को अगर आप किसी को लीज पर दे रहे हैं, चाहे ईयर टू ईयर दे रहे हैं या फिर अगर 1 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए दे रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसी कंडीशन में उन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, उस डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। अब आपको क्लियर हुआ, जैसे कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, मैंने अभी यहां पर लीज डीड की बात करी, ये कुछ बेसिक ऐसे दस्तावेज हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, उनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। रेलिवेंट प्रोविजन के साथ मैंने आपको क्लियर किया। अब सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर बदलते हैं। वहां पर बताया है अगर इन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो क्या होगा, क्योंकि देखिए कॉन्सिक्वेंस तो पता होने चाहिए ना आपको, वो भी मैं अब आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे दोस्तों मात्र, आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 49 कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, यानी कि वह दस्तावेज जिनका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं कराए गए तो ऐसी कंडीशन में उससे क्या इफेक्ट आएगा। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, क्या क्या कंडीशन बताई गई है। अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉम्प्राइज देनी, यानी कि कोई भी अचल संपत्ति पर कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। बी कहता है कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट, यानी कि किसी को जो पावर दी गई है अडॉप्ट करने की, प्रॉपर्टी ऑथराइज करने की, गेन करने की, वो पावर वहां पर इफेक्ट नहीं होगी। सी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये कहता है अगर ऐसा कोई दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है और उसे रजिस्टर्ड कराया नहीं गया तो उसको रिसीव्ड नहीं किया जा सकता एविडेंस के तौर पर। जी हां, जब तक वह दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तब तक उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी वजह से दोस्तों, इसी प्रोविजन की वजह से जो आपके अनरजिस्टर्ड दस्तावेज होते हैं उनको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हां, अगर एक कोलेट्रल ट्रांजैक्शन के लिए आपने उस दस्तावेज को दिया जिसे रजिस्टर नहीं कराया तो वो फिर भी एक्सेप्टेड है। कोलेट्रल ट्रांजैक्शन मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी को मान लेते हैं, कुछ पैसा किसी से उधार लेते हैं, बदले में हमने उसको अपनी चेन गिरवी धर दी, जो गले में डालते हैं, हाथ में ब्रेसलेट डालते हैं, कुछ भी समझे, हमने उसे बदले में गिरवी रख दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये कोलेट्रल ट्रांजैक्शन हो गई, उसको अगर रजिस्टर नहीं करवाया गया तो वो यहां पर फिर भी एक्सेप्शन के तौर पर सेक्शन 49 में बताया है। बट इसके अलावा सभी वो दस्तावेज जो मैंने अभी अभी आपसे सेक्शन 17 में डिस्कस किए या फिर और भी दस्तावेज जो उसमें इंक्लूड है, उन सभी का रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं लेटेस्ट जजमेंट की ओर, जो सितंबर मंथ साल 2023 की है। सबसे पहले केस टाइटल आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड बताऊंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट बताऊंगा और आखिर में जो जजमेंट पास की गई है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अब बड़ी ध्यान से आपको वीडियो देखनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा केस टाइटल है जो प्रेजेंट केस के अंदर अपीलियंट है रतीश वर्सेस वी.एस. मैरी। इसका आरएसए नंबर यानी कि रेगुलर सेकंड अपील नंबर 838 ऑफ 2020 है और 5 सितंबर 2023 को इस जजमेंट को पास किया गया है। यानी कि इसी मंथ की लेटेस्ट जजमेंट रिसर्च करके आपके यूज के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब आपको वो सिचुएशन क्लियर होगी जब एक रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसे करवाना मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, उसे आप रजिस्टर्ड करवाना भूल गए, तब भी उसको किस तरीके से एविडेंस के तौर पर आप कोर्ट में एक्सेप्ट करवा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर क्या होता है, प्लेंटिफ ट्रायल कोर्ट के सामने एक सूट दाखिल करता है। सूट क्या है, रिकवरी ऑफ पोजेशन यानी कि कब्जा वापस लेने के लिए एंड परपेचुअल परमानेंट इंजंक्शन, इन दोनों रिलीफ की वहां पर मांग की गई है। नाउ केस यहां पर टीनेंट के खिलाफ डाला गया, यानी कि जिसने उनकी प्रॉपर्टी लीज पर ले रखी है उसके खिलाफ प्लेंटिफ ने यह केस डाला है। अब ट्रायल कोर्ट में पहले यह केस चलता है, ट्रायल कोर्ट में जब यह केस चलता है तो प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। नाउ दोस्तों, यह मैटर आगे अपील होकर अपीलियंट कोर्ट, जिसे आप सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानते हैं, उसके सामने पहुंचता है। अपीलियंट कोर्ट फैसला देता है कि प्लेंटिफ के फेवर में ही प्रॉपर्टी जानी चाहिए और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सटीक ठहराया गया। नाउ यहां पर जो सेकंड अपील डाली गई है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने डाली गई है। अब देखिए दोस्तों, रेगुलर सेकंड अपील में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है यानी कि जिसने लीज पर प्रॉपर्टी ले रखी है, वो केरला हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन रेज करता है कि जो ये लीज पर प्रॉपर्टी मुझे दी गई थी, ये 3 साल के लीज के टाइम पीरियड के लिए थी। और देखा जाए, अगर हम सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन को देखें, वहां पर साफ तरीके से निर्धारित है, अगर 1 साल से ज्यादा एक्सीड करते हुए लीज दी जा रही है तो उस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। पर प्रेजेंट केस के अंदर तो उसको रजिस्टर ही नहीं कराया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो प्लेंटिफ ने उस लीज डीड को कोर्ट में सबमिट किया है, कैसे एज एन एविडेंस के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। नाउ डिफेंडेंट की तरफ से यह क्वेश्चन ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने रेज किया गया। अब दोस्तों, यहां पर जो प्लेंटिफ है यानी कि प्रेजेंट केस में जो रिस्पोंडेंट है, उनका कहना है कि सर, ये जो ऑब्जेक्शन रेज करना होता है कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है उसको एविडेंस के तौर पर ना माना जाए, ये ऑब्जेक्शन ट्रायल स्टेज पर ही ऑब्जेक्ट करना चाहिए। सेकंड अपील में आकर इस तरीके के ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं था, इस क्वेश्चन को ट्रायल स्टेज पर ही उठाना चाहिए था।
आज अगर सेकंड अपील तक मैटर आ गया है और अब आकर अपीलियंट या डिफेंडेंट ये क्वेश्चन रेज कर रहा है कि वो दस्तावेज तो रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो यहां पर वो चीज एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों केरला हाई कोर्ट के सामने अब यही दो मेन इशू अराइज होते हैं। पहला इशू ये रेज होता है कि अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन और उसको रजिस्टर नहीं कराया, तो क्या उसे स्टिल एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है? सेकंड चीज, जब उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट कराया जा रहा था उस समय अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया, तो क्या आज इस चीज का लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है और उसको वही ठहराया जा सकता है? ये दोनों क्वेश्चन अब यहां पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने आते हैं। नाउ दोस्तों यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है। यह जजमेंट आप लोगों के लिए जाननी बहुत अनिवार्य है। बड़ी ध्यान से इस जजमेंट को डिस्प्ले पर देखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नाम है जेवरचंद एंड अदर्स वर्सेस पुखराक सुराना, साल 1961 की यह जजमेंट है। देखिए यहां पर क्या कहा था कि जब कभी भी कोर्ट के सामने यह क्वेश्चन अराइज होता है कि जो दस्तावेज है उसको एडमिसेबल नहीं किया जाना चाहिए था, बेसिकली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना था क्योंकि वो या तो प्रॉपरली स्टैंप नहीं लगाया गया या फिर उसे स्टैंप भी नहीं किया गया, बेसिकली रजिस्टर्ड नहीं किया गया, तो ये जो चीज होती है ये कब डिसाइड होगी? जब उस दस्तावेज को एविडेंस के तौर पर एडमिट किया जा रहा हो। अगर एक बार कोर्ट चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से उस दस्तावेज को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है तो जितनी भी पार्टीज हैं उनको उसे एज एन एविडेंस के तौर पर माना जाएगा और वो मैटर वहां पर क्लोज माना जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज है जो एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो आप उसे ट्रायल स्टेज पर ही ऑब्जेक्ट करें जब एविडेंस के तौर पर उसको लाया गया है। अगर उस समय आप उस पर ऑब्जेक्ट नहीं उठाते और उस पर पूरी प्रोसीडिंग्स बढ़ जाती है और बाद में कोर्ट उस पर अपना फैसला दे देती है तो यही माना जाएगा कि आपने ही उस दस्तावेज को वहां पर एक्सेप्टेड माना था और आपकी तरफ से ही उस पर ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया। यह यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का रेफरेंस ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने रखा गया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो जजमेंट थी ये तो रिस्पोंडेंट का फेवर कर रही थी, पर अपीलियंट ने सेक्शन 49 सबसेक्शन सी का रेफरेंस दिया जो मैंने भी आपको डिस्प्ले पर दिखाया। वो उनका कहना है कि सर प्रोविजन तो साफ कहता है कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज है तो उसको तो एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि केरला हाई कोर्ट ने दोनों पार्टी के आर्गुमेंट सुनकर क्या फैसला दिया। डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। यहां पर ऑनरेबल जस्टिस का कहना है कि जो डिफेंडेंट है, जो प्रेजेंट केस में अब अपीलियंट है, उसने कोई भी ऑब्जेक्शन उस लीज एग्रीमेंट पर नहीं उठाया जब ट्रायल स्टेज के सामने उस लीज एग्रीमेंट को एज एन एविडेंस के तौर पर सबमिट कराया जा रहा था। अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जाएं, जेवरचंद एंड अदर्स वर्सेस पुखराज सुराना, जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस की, तो वो साफ कहती है कि अगर इस प्रकार के दस्तावेज पर कोई ऑब्जेक्शन उठाना है या फिर उस पर किसी भी प्रकार की एडमिसिबिलिटी कर ली गई है तो वो केवल और केवल उसी स्टेज पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है जब उस दस्तावेज को एविडेंस के तौर पर मार्क किया गया है। अगर एक बार उस दस्तावेज के बिहाफ से कोई फैसला दे दिया गया, भले वो राइट है या रॉन्ग है, तो ऐसी कंडीशन में उस दस्तावेज की एडमिसिबिलिटी के ऊपर बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता। आगे देखिएगा, ये कहता है कि एक बार कोर्ट चाहे रॉन्ग लिया सही तरीके से डिसाइड कर देती है कि वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस ठीक है, तो जो दोनों पार्टी हैं वो उसके अंदर बाउंड मानी जाएगी और उस प्रकार के मैटर को वहीं पर क्लोज माना जाएगा। और यह भी यहां पर साफ कहा गया कि अगर एक बार इस प्रकार का दस्तावेज एविडेंस के तौर पर एडमिट कर लिया गया तो उस मैटर को दोबारा से ओपन नहीं किया जा सकता ट्रायल कोर्ट के सामने भी, चाहे अपील हो, रिवीजन हो, कुछ भी हो। इस प्रकार के दस्तावेज को दोबारा से रीओपन नहीं कराया जा सकता। और यह चीज फैसला करते हुए ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया। नाउ दोस्तों पूरी वीडियो में आपको क्या समझ में आया? सेक्शन 17 में आपको समझ में आया कि किन किन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। सेक्शन 49 में क्लियर हुआ कि अगर उन्हें रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं होगा। पर रेलिवेंट जजमेंट में मैंने आपको क्लियर किया कि अगर एक बार अपोजिट पार्टी की नेग्लिजेंसी के बेस पर ही एविडेंस के तौर पर अगर आप उनको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी उनको दोबारा से रीओपन नहीं कराया जा सकता। और अपीलियंट और रिवीजन कोर्ट की तो बात ही आप छोड़िए, ये चीज मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ आज की वीडियो में क्लियर की है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।